हमारे भोरंज के लोकप्रिय विधायक श्री सुरेश कुमार जी, सुजानपुर के लोकप्रिय विधायक कैप्टन रंजीत राणा जी, पूर्व विधायक श्री कुलदीप पठानिया जी और हमारे वरिष्ठ कांग्रेस पदाधिकारीगण, सभी का यहाँ पे स्वागत है। और आज आपके सामने श्री सुरेश कुमार जी एमएलए भोरंज जो है आपको संबोधित करेंगे। कृपया। सबको नमस्कार। साथियों, पिछले कल भारतीय जनता पार्टी का महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम हमीरपुर में आयोजित किया गया और इस महिला सशक्तिकरण की अगर हम बात करें तो अपने आप में ये महिला सशक्तिकरण जो है वो हास्यास्पद है और महिलाओं के साथ एक बहुत बड़ा फ्रेब है। हैरानी की बात यह है कि वो पार्टी महिला सशक्तिकरण का ढोंग कर रही है जिनके बड़े नेता महिलाओं के आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं। चाहे सोलन की बात हो, चंबा की बात हो या दूसरे इनके जो बड़े नेता हैं, वो महिलाओं के आरोपों के अंदर घिरे हुए हैं और वो लोग फिर महिला सशक्तिकरण की बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो ये अपने आप में बड़ा हास्यास्पद है। दूसरी बात, महिला सशक्तिकरण की बात करने वाले भाजपा के लोग महिलाओं को बुला रहे हैं, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी का महिला मोर्चा है उसके अध्यक्ष उसमें नहीं बुला रहे हैं। जो इनके संगठन के बड़े लोग हैं, जो भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, वो उससे नदारद हैं। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी है वो उजागर हुई है और ये सर्वविदित हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो अलग अलग टुकड़ों में बढ़ चुकी है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि ये 5 गुटों में बटा हुआ एक कुनबा है, वो भारतीय जनता पार्टी ने इस महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम में जो है साबित कर दिया है, जिसमें महिला मोर्चा की अध्यक्ष को नहीं बुलाया गया, महिला के जो पदाधिकारी थे उनको नहीं बुलाया गया, प्रदेश और जिला के जो भाजपा के पदाधिकारी हैं उनको नहीं बुलाया गया, यहाँ तक कि जो यहाँ के सांसद हैं आदरणीय अनुराग ठाकुर जी, उनको भी इस कार्यक्रम में बुलाना जो है इन्होंने उचित नहीं समझा। इसी के साथ जो भारतीय जनता पार्टी के पूरे प्रदेश के अंदर और हमीरपुर जिला के अंदर फाउंडर रहे, संस्थापक रहे आदरणीय जगदेव ठाकुर जी, उनके सुपुत्र, उनके परिवार को भी इस कार्यक्रम में बुलाना जो है मुनासिब नहीं समझा। और बड़ी हैरानी की बात है कि भाजपा के सांसद का गृह क्षेत्र, उसमें कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें जो नारे लग रहे हैं वो मंडी की सांसद के और स्थानीय जो आयोजक थे उनके लगे हैं, जयराम ठाकुर के लग रहे हैं। और इस कार्यक्रम के अनुशासन की अगर बात करें कि भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी, उनका भी ये गृह प्रदेश है और उनका एक भी नारा इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के उन आयोजकों द्वारा लगाया नहीं गया। मात्र एक व्यक्ति या 2 व्यक्तियों को महिमा मंडित किया गया। उससे स्पष्ट होता है कि जयराम ठाकुर जी मात्र इस उद्देश्य से यहाँ आए थे कि जो अनुराग ठाकुर ने मंडी में जाकर उनके नारे लगे थे उसका जवाब देने के लिए जयराम ठाकुर जी यहाँ आए थे और इस कार्यक्रम का आयोजन किया, जिससे भारतीय जनता पार्टी की जो गुटबाजी थी वो पूरी तरह से उजागर हो चुकी है। दूसरे, जो इस कार्यक्रम के आयोजक थे राजेंद्र राणा जी, हमने पहले भी कहा था कि राजेंद्र राणा जी, आप आए दिन सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप आए दिन मुख्यमंत्री के ऊपर आरोप लगाते हैं, आप कांग्रेस के दूसरे नेताओं के ऊपर आरोप लगाते हैं, लेकिन जो आरोप हमारे आपके ऊपर है आज तक आपने उनका जवाब नहीं दिया। और हैरानी की बात है
कि महिला सशक्तिकरण करने के लिए राजेंद्र राणा जी ने ये कार्यक्रम यहाँ पे रखा, लेकिन जो बुडविला की बात थी, उन महिलाओं का वो जो सशक्तिकरण वहां कर रहे थे, क्या वो उन बातों का जवाब यहां रखेंगे? हमने पहले भी कहा था कि जब तक वो बुडविला की सच्चाई को जनता के बीच में नहीं रखेंगे तो उनको कोई अधिकार नहीं बनता है कि वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं के ऊपर ऐसे अनाप शनाप आरोप लगाएं। राजेंद्र राणा जी ने कल फिर दोहराया कि सरकार के जो नजदीकी हैं, जो मित्र हैं, मुख्यमंत्री के जो नजदीकी हैं, उन्होंने लाखों रुपए की जमीनें शिमला में और हमीरपुर में खरीदी हैं या कांगड़ा में खरीदी हैं, शाहपुर में खरीदी हैं। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि वो सार्वजनिक करें उस नाम को। अगर उनके पास कोई नाम है, कोई जानकारी है, उसको सार्वजनिक करें। और मैं ये उनको आश्वासन देता हूं कि अगर वो नाम सार्वजनिक कर देंगे तो वो जमीन राजेंद्र राणा के नाम करवा दी जाएगी। अगर वो सार्वजनिक कर देंगे उन नामों को तो कांग्रेस पार्टी उस जमीन को राजेंद्र राणा के नाम करवा देंगे, क्योंकि जमीनों की खरीद फरोख्त का उनका धंधा है, वो इस काम से जुड़े हुए हैं। तो वो सार्वजनिक करें, अन्यथा अनर्गल बयानबाजी जो है और बंद करें, क्योंकि उनकी आदत बन गई है कि वो आए दिन चंडीगढ़ से एक खड़े हो जाते हैं और मोबाइल के ऊपर फोटो खींचते हैं और यहाँ पे वो जो है वो अनर्गल बयानबाजी करके भेज देते हैं और उसको चला देते हैं। जब तक तथ्यों के साथ आप बात नहीं करेंगे तब तक उनकी किसी बात के ऊपर भरोसा हमीरपुर की जनता या प्रदेश की जनता नहीं करेगी। मैं राजेंद्र राणा जी कोई भी ऐसा आरोप लगाने से पहले कुछ एक बातें हैं, उनका आप जवाब दें, तभी आपकी बात जो है वो पब्लिक के अंदर मान्य होगी। आप बताएं, जो डिवोशन कारपोरेशन सर्विसेज दुबई की है उसके साथ आपके क्या संबंध है? आप सार्वजनिक करें। डिवोशन कारपोरेशन सर्विसेज दुबई, इसके साथ आपके क्या संबंध है? कौन से कारोबारी संबंध हैं आपके? इस बात को सार्वजनिक करें। और इसके साथ एक लिस्ट हमारे पास है जो सर्वहित कल्याण सभा इनकी है, उसको लाखों रुपए का चंदा हर महीने जो है वो अलग अलग फैक्ट्रियों से आ रहा है और अलग अलग कंपनियों से आ रहा है। इसका वो ऑडिट करें और जनता के बीच में स्पष्ट करें कि किस हैसियत से उनको ये पैसा मिल रहा है। ये बताएं कि जो क्रस्ट लाइफ साइंस है उससे इनको हाल ही में 2 लाख रुपए आए हैं। तनिष्क फार्मास्यूटिकल्स है उससे 2 लाख रुपए आए हैं। मित्रा इंडस्ट्री है उससे 2 लाख रुपए आए हैं। ऐश्वर्या लाइफ साइंस है इससे 2 लाख रुपए आए हैं। सिलेरी हेल्थ केयर है इससे 2 लाख रुपए आए हैं। सेटिएट रिसर्च इनसे 1 लाख रुपए आया है। ओम शिव इंडस्ट्री इससे 1 लाख रुपए आए हैं। गीता इंडस्ट्री से 1 लाख रुपए आए। इस तरीके से ये बड़ी लंबी लिस्ट है। जो पैसा ये इंडस्ट्री से इकट्ठा कर रहे हैं, ये पैसा कहां जा रहा है और किस हैसियत से इनके पास आ रहा है, और क्या इनकी संस्था जो है उसका ऑडिट आज तक हुआ? ये तमाम बातें हैं जो इनको शक के घेरे में खड़ा करती है और वो इन बातों का जवाब नहीं देते हैं। वो अनर्गल बयानबाजी मुख्यमंत्री के ऊपर और कांग्रेस के नेताओं के ऊपर करते हैं। ये स्पष्ट करें इन चीजों को। ये पैसा इनके पास किस हैसियत से आता है और इस पैसे का उपयोग वो कहां करते हैं, और जो डिवोशन कारपोरेट सर्विस दुबई है इसके साथ इनके क्या संबंध है। और तीसरा, इनका जो वुडविला वाला मुद्दा है वो बरसों से लोगों के मन में शंका उत्पन्न कर रहा है, उसके बारे में स्पष्टीकरण दे। महज रोज खड़े हो जाना और एक वीडियो बनाना और उसको डाल देना और हमीरपुर की जनता को गुमराह करना, ये जो है स्वीकार्य नहीं है। अगर उनके अंदर इन बातों का जवाब देने की हिम्मत है तो इन बातों का वो जवाब दें, अन्यथा ऐसी अनर्गल बयानबाजी जो है उसको बंद करें। आज जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंतरकलह उपजी है, उससे ये साफ हो गया है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी के अंदर एक बड़ा विस्फोट होने वाला है और ये अलग अलग टुकड़ों में बंट के अपने अंत की तरफ जा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के प्रति हमारी भविष्यवाणी है और बहुत जल्द ये जिस पार्टी के अंदर इतनी नैतिकता नहीं है कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा नहीं लगाती है,
वो अपने प्रदेश अध्यक्ष का नारा नहीं लगाती है, वो स्थानीय जो सांसद हैं, जो केंद्रीय मंत्री भी रहे, उनका नारा नहीं लगाती है। यहाँ पे प्रेम कुमार धूमल जी जो 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उनका नारा नहीं लगाती है, और ठाकुर जगदेव चंद जी जो संस्थापक रहे, उनका नारा नहीं लगाती है। तो फिर एक व्यक्ति का गुणगान करने के लिए जयराम ठाकुर जी यहाँ पे आए थे, और मात्र वो ये प्रदर्शित करने के लिए आए थे कि अनुराग ठाकुर जी ने मंडी में जाके जो वहां पे उनको एक चुनौती दी थी, उस चुनौती का जो है वो जवाब देने के लिए यहाँ पे आए थे। और ये भारतीय जनता पार्टी के बिखराव का दौर है, ये हमें कहना था। यही आज हमारी इसकी थी। और महिला सशक्तिकरण पे बोलने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। जिस तरीके के आरोप इनके नेताओं के ऊपर महिलाओं ने लगाए हैं, वो अपने आप में बहुत शर्मिंदा भरे हैं, और महिलाओं को अपमानित करने वाले वो आरोप है। इनकी जो सच्चाई जनता के बीच में आनी चाहिए। जब तक इनकी सच्चाई नहीं आ जाती, तो फिर ऐसे महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम करने जो है वो निरर्थक है। जिस तरीका से इकट्ठी की और सबको ये प्रलोभन दिया कि किसी को मेडल मिलेगा, किसी को सम्मानित किया जाएगा, किसी को पैसा मिलेगा, किसी को किट मिलेगा, ऐसे महिलाओं को इकट्ठा किया था। लेकिन जब वो वापस जा रही थी तो सब जो थी वो गालियां दे रही थी, क्योंकि उनके साथ धोखा किया, इन्होंने छल किया है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम यहाँ पे किए जा रहे हैं, अब लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर जो कांग्रेस से भगौड़े गए हैं छोड़ के, उनका कब्जा हो गया है। अब यहाँ के जो पुराने भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनको दरकिनार किया जा रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर आजकल चल रहा है। ये बहुत शीघ्र इसका भंडाफोड़ होने वाला है, और भारतीय जनता पार्टी जो है वो टूटने के कगार पर आ चुकी है। धन्यवाद। कोई सवाल आपका? ये भी आरोप लगा रही है कि ये जो गारंटियां थी, वो गारंटियां मुकम्मल नहीं हो रही, उनका हल नहीं हो रहा है, पब्लिक को कुछ मिल नहीं रहा। हमने 5 वर्षों के लिए प्रदेश की जनता को गारंटियां दी थी, और उनको पूरा करने के लिए हम वचनबद्ध हैं। जहां तक शीघ्र गारंटी को पूरा करने वाली बात थी, जो हमने कहा था कि पहली बैठक जो कैबिनेट की होगी उसमें हम पूरा करेंगे, वो थी ओपीएस, और उसको हमने पूरा कर दिया। और प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस जो था वो हमने बहाल कर दिया है। हमने प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार और रोजगार देने की दूसरी गारंटी दी थी। तो हमने राजीव गांधी स्टार्टअप योजना के अंतर्गत 680 करोड़ रुपए का जो पैकेज है वो स्वरोजगार के लिए युवाओं को दिया है, जिसने अपना काम करना आरंभ कर दिया। और इसी के साथ रोजगार के जो हर विभाग में भर्तियां हैं वो चालू हैं। वो पिछले 3 वर्षों से कभी हमने बंद नहीं की, चाहे शिक्षा की क्षेत्र में भर्ती हो, चाहे पुलिस की भर्ती हो, चाहे बिजली बोर्ड की भर्ती हो, कॉलेज की भर्ती हो, हर विभाग में भर्तियां चल रही है। तो ये तीसरी हमारी जो युवाओं के साथ गारंटी थी। हमने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सेब का जो कार्टन पैकेज था उसको एक मुश्त करने के लिए किया था, गारंटी दी थी, उसको हमने बागवानों के लिए पूरा कर दिया है। हमने किसानों को जो था वो एमएसपी दूध के ऊपर देने के लिए कहा था, प्राकृतिक खेती के ऊपर देने के लिए कहा था, वो हमने पूरी कर ली है। हमने जो गोबर के लिए खरीद की बात कही थी, आज गोबर की खरीद, गोबर का जो हमारा खाद है उसको हम खरीद रहे हैं, वो गारंटी हमने पूरी की है। हमारी ये गारंटी जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के लोग बार बार बात करते हैं, वो 1500 रुपए की है। महिलाओं को 1500 रुपए देने वाली है। तो 1500 रुपए महिलाओं को देने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। और इस वक्त प्रदेश की 2,70,000 महिलाओं को 1500 रुपए जो है हमारी सरकार ने दे दिए हैं। और इसी के साथ जो दूसरी महिलाएं हैं, क्योंकि हमने हर महिला को ये देना है, अभी पात्रता जांची जा रही है, और पात्रता की सूची जैसे आती है हम महिलाओं को 1500 रुपए देंगे, और उस तारीख से देंगे जिस तारीख से हमने घोषणा कर रखी है।
उसमें चाहे हमें एक मुश्त महिलाओं को 36,000 रुपए देना पड़े तब भी हम देंगे। ये महिलाओं के प्रति हमारी वचनबद्धता है। तो हमने सारी गारंटियां जो हैं वो प्रदेश की जनता को दी और प्रदेश की जनता के प्रति हम जवाबदेह हैं। भारतीय जनता पार्टी को इसके लिए ज्यादा चिंतित होने की बात नहीं है और भारतीय जनता पार्टी इसको बिना वजह जो हवा दे रही है वो उनको इस चीज की जरूरत नहीं है। सुरेश जी, गुडविला की आपने बात की, उस वक्त माननीय प्रेम कुमार धूमल जी चीफ मिनिस्टर थे। उसके बाद कांग्रेस की सरकार आई, 5 साल वीरभद्र सिंह जी की रही। उसके बाद फिर अभी सरकार फिर कांग्रेस की है। 10 साल इस मामले को बनाने का प्रयास हो रहा है। क्या आप उसकी जांच आपकी सरकार पुनः खोलना चाहेगी? बिल्कुल। बुडविला की जहां तक बात है, अब प्रदेश में बहुत चर्चित मुद्दा बन गया है। पिछली सरकारों के समय में ये जब एफआईआर हुई थी, वो एफआईआर है लेकिन उसकी जांच जो थी वो धीमी पड़ी थी। अब इसको तेज करने की कवायद हमने शुरू की है और जनता के बीच में इसका सच हम लाएंगे। लेकिन जो लोग इसमें संलिप्त थे, जिनका नाम इसमें आ रहा, उनको इस बात को स्पष्ट करना चाहिए। आज 10 साल से उन्होंने नहीं किया। नहीं, जब आप कानूनी कार्रवाई ही रोक देंगे, करेंगे नहीं तो कैसे? नहीं, हमारी सरकार करने वाली है, हम करेंगे। हंसराज जी काबू में आए या नहीं? देखिए, वो जो कानून है उसमें कानून अपना काम कर रहा है और किसी के साथ भी जो गलत हुआ है उसको किसी भी तरह का संरक्षण हमारी सरकार नहीं देती है। कल रोड ब्लॉकेज हुआ, एक महिला की मौत हो गई। आरोपों की जांच जिस लेवल पर चल रही है, लोग उससे संतुष्ट नहीं है। ये भी सुनने में आ रहा है कि जो आरोपी है उसकी उम्र के साथ अभी स्पष्ट नहीं है स्थिति। इस बारे में क्या स्टैंड है और कितना सख्त रवैया सरकार अपना? देखिए, ये जो घटना यहाँ पे हुई है, एक बुजुर्ग महिला के साथ और उनकी मृत्यु भी हो गई है, ये बड़ी दुखद है और ये हम सब के लिए बड़ी शर्मसार करने वाली घटना है। इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। जहां तक इसकी जांच की बात है, इसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं और इसमें किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो कम उम्र का हो चाहे वो ज्यादा उम्र का हो। कानून अपना काम करेगा और सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि ये जघन्य अपराध जो है ये समाज में स्वीकार्य नहीं है। उसकी सही उम्र का पता अभी तक क्यों नहीं चल पाया? इतने दिन हो गए। नहीं, विभाग इसमें लगा हुआ है, कर रहे हैं इसकी जांच, लेकिन अगर उम्र का भी उसमें कोई नहीं है, सजा तो सजा है, सजा होगी। सर, आपने राजेंद्र राणा जी के एनजीओ को फंडिंग की बात की, जो आपका लिस्ट हुई है, उसके लिए क्या सरकार के पास रेमेडीज होती हैं कि सरकार बिल्कुल, इसके हमारे पास सारी सूची आई है। तो छोटी है, बहुत बड़ी भी है। कुछ और भी सूची है जिसमें बहुत बड़े लेन देन की भी इनकी बातें हैं और इनके सिरमौर में कहीं जो क्रैशर लगना था उसके बारे में भी इनका मामला आया है। तो ये सारी चीजें सरकार के पास हैं और इसके ऊपर एक 15 करोड़ रुपए का शोध बचाया गया था जब सरकार से लोग नहीं 15 करोड़ जब बोले लोग तो क्या कहते, तो उस वक्त उस मामले का क्या आगे? वो भी केस चल रहा है, क्योंकि खरीदो फरोख्त के साथ विधायक यहाँ से गए हैं और पैसे के लेन देन की बात उस वक्त उजागर हुई है, उसकी भी जांच चल रही है। भाजपा विधायक सतपाल सत्ती जी ने बोला कि जिला प्रशासन और मतलब पुलिस को हम लोग जो है वो कानून व्यवस्था की बिगड़ती स्थिति को देखकर हम प्रदेश भर में चूड़ियां भेंट करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि? देखिए, ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके काम ऐसे हैं। चूड़ियां भेंट करने का मतलब क्या है इनका प्रशासन को? उसका मतलब है महिलाओं का अपमान। ये चूड़ियां महिलाओं का श्रृंगार है। तो ये चूड़ियों का मतलब ये लेते हैं कि महिलाएं कमजोर होती हैं। इनका कहने का तात्पर्य ये है कि महिलाएं कमजोर होती हैं। तो ऐसी मानसिकता भारतीय जनता पार्टी की है। हम ये नहीं मानते हैं।
प्रशासन जो है वो अपना काम कर रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को महिलाओं का अपमान नहीं करना चाहिए और ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए चूड़ियां भेजने वाली। सर कल जयराम ठाकुर ने मंच से बार बार कहा कि इनके योजना को बंद कर दिया, इसका स्टेटस क्या है? देखिए, हिम केयर योजना एक ऐसी योजना है जो लोगों के भले के लिए बनाई गई थी, लेकिन जब इसकी सच्चाई हमारे पास आई, लगभग 900 करोड़ रुपए की लायबिलिटी सरकार के ऊपर खड़ी कर दी गई है पिछली सरकार के द्वारा। होना तो ये चाहिए था कि हिम केयर योजना का लाभ उस व्यक्ति को मिले, उस गरीब को मिले जो जरूरतमंद है, जो इसका हकदार है। लेकिन देखने में आया कि हिम केयर योजना उन लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही थी जिनके प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, उनको इसमें इंटाइटल कर लिया और करोड़ों रुपए जो हैं वो उन हॉस्पिटल की लायबिलिटी सरकार के पास पड़ी है। कोई भी जाए और इन्होंने वो ऐसे हॉस्पिटल इम्पैनल कर दिए जिनके पास ऑपरेशन करने की सुविधा नहीं है, लेकिन उन्होंने भी 2-2 करोड़ रुपए के बिल जो है सरकार को थमा दिए। जिनके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, वो कैसे ऑपरेशन के बिल जो है वहां दे सकते हैं। जो क्लिनिक चल रहे हैं छोटे छोटे, उनके भी करोड़ों रुपए के बिल है, अभी लिस्ट नहीं है मेरे पास, वो बिल उन्होंने कर दिए। दवाइयों की दुकानें इन्होंने अपने लोगों की जो थी वो उसमें इम्पैनल कर दी कि वहीं से दवाई खरीदेंगे। तो ये योजना ना प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए है, ना भारतीय जनता पार्टी के उन दवाइयों के विक्रेताओं के लाभ के लिए है, ये योजना गरीबों के लिए है। तो सरकार छानबीन कर रही है और जो पात्र लोग हैं उनको इसकी सुविधा मिले, इसके लिए हम योजना बना रहे हैं और हिम केयर जैसे चल रही है इसको इसी तरीके से हम चलाते रहेंगे। बिल्कुल, इसकी जांच चल रही है। अभी 350 करोड़ रुपए की भरपाई जो है सरकार ने की है। 350 करोड़ रुपए सरकार का प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना पड़ा, जबकि अभी भी देने को बाकी है पैसे। तो हिम केयर योजना गरीबों के लिए, ना कि उन प्राइवेट हॉस्पिटलों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। तो सुरेश जी, जो आप बता रहे हैं कि भाई कुछ ऐसे थे जिनमें ये चीजें नहीं थी और फिर भी जो इम्पेनलमेंट में आ गए थे, वो उनको अधिकार दे दिया गया था, उसमें सूची में शामिल थे, तो ऐसे को उजागर करना चाहिए। बिल्कुल, विधानसभा में जब इसके ऊपर इन्होंने बात उठाई थी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने स्पष्टीकरण में दिया है, वो लिस्ट सार्वजनिक की है। ये ऐसे हॉस्पिटल हैं जिनके पास ऑपरेशन थिएटर नहीं है, लेकिन उन्होंने भी लाखों रुपए के ऑपरेशन के बिल दे दिए हैं। जिनके पास लैब नहीं है, लेकिन लैब के बिल उन्होंने दे दिए हैं। जिनके पास कोई सुविधा नहीं है, उन्होंने भी हार्ट के ऑपरेशन कर दिए हैं। तो ऐसे जो बंदर बांट इन्होंने हिम केयर के नाम पे की है भारतीय जनता पार्टी ने, उसको हमारी सरकार ने बंद किया है और उससे कुछ लोगों को सुविधा भी हुई है। लेकिन बहुत जल्द इसका जो सुचारू प्रारूप है वो जनता के समक्ष हम रखेंगे और लोगों को इसका सीधा लाभ मिले, ये व्यवस्था हम कर रहे हैं। एट प्रेजेंट अगर जो गरीब हैं, बहुत गरीब हैं, उनको इस सुविधा का कोई लाभ लेना हो मेडिकल का, तो कैसे हो? अभी मिल रहा है, हिम केयर को बंद नहीं किया। अभी हमने ये किया कि प्राइवेट जो हॉस्पिटल थे उनको हमने बंद किया है, सरकारी में चल रहे हैं। और हिम केयर के कार्ड के लिए हमने कह दिया कि जो सीएमओ हैं वो भी हमने अथराइज कर दिए कि वो भी बना सकते हैं इमरजेंसी में। तो इसको बंद नहीं किया है, लेकिन इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोग शोर मचा रहे हैं। जी, एक जयराम ठाकुर का बयान था कि कांग्रेस पार्टी चूरा चूरा होगी, शब्द यूज किए, किस तरह देखते हैं इसको? देखिए, चूरा चूरा तो भारतीय जनता पार्टी हुई है। हम एक नेतृत्व राहुल गांधी जी का उसके अधीन है और प्रदेश के अंदर एक नेतृत्व ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का उसके अधीन है। कांग्रेस पार्टी देश में भी एक है, प्रदेश में भी एक है। तो चूरा चूरा तो भारतीय जनता पार्टी हुई, 5 गुटों में बटी हुई है और छठा जो है वो भी तैयार है। अब छठा भी तैयार होने वाला। अब आप इस बात से लगा लें अंदाजा कि चूर चूर कौन पार्टी हुई है। जो पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का नारा नहीं लगाती है, जो पार्टी अपने प्रदेश अध्यक्ष का नारा नहीं लगाती, जो पार्टी अपने सांसद का सम्मान नहीं करती, उनका नारा नहीं लगाती है, बैनर में उनके फोटो नहीं लगाती है, तो चूर चूर वो हुए हैं कि कांग्रेस हुई है। हम तो एकजुट हैं और एकजुट रहेंगे और एकजुटता के साथ हम चुनाव में उतरेंगे और सरकार को रिपीट करेंगे। सर एक बात और, ये जो पंचायत चुनाव है सर, तो उसके लिए भी बड़ा चला, तो पंचायत चुनाव सर कब हो रहे हैं, नगर निगम का स्टेटस है?
पंचायत चुनाव निश्चित समय सीमा में होंगे। अभी तो 23 जनवरी है, अभी बहुत दूर है। 23 जनवरी है लास्ट, जो 23 जनवरी तक कार्यकाल है, तो उसी सीमा के अंदर होंगे। प्रदेश के अंदर बड़ी आपदा आई थी और उसमें ये निचले क्षेत्रों में तो कम थी, लेकिन जो बहुत चंबा था, लाहौल स्पीति था, कुल्लू था या मंडी का एरिया था, उसमें लोग अभी उनका जीवन जो है वो सारा अस्त व्यस्त है। तो उनको बसाने का काम सरकार कर रही है और प्रदेश के अंदर जो है वो अभी डिजास्टर एक्ट भी लगा हुआ है। तो इन सारी बातों को ध्यान में रख के जो है कार्य किया जा रहा है। हमारी कोई मंशा प्रदेश के पंचायत चुनावों को टालने की नहीं है या उनको आगे बढ़ाने की नहीं है।